In this video, we will discuss about the matter in surroundings. Matter in our surrounding. It is our first chapter of the science. It is from chemistry. So, let's start. Matters in our surrounding ये डिस्कस करता है कि पूरे दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है और उनके गुण क्या क्या हैं, उनके प्रॉपर्टी क्या क्या हैं, और उनके प्रॉपर्टी के साथ साथ और भी क्या उसमें चेंजिंग आ सकता है जो कि हम लोग के द्वारा किया जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि टेम्परेचर फैक्टर भी हम लोग पढ़ेंगे और भी बहुत सारे सब्सटेंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे। मतलब पूरी तरह से हम लोग अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करेंगे सब्सटेंस का। तो सबसे पहला चीज़ है सब्सटेंस। आखिर है क्या सब्सटेंस? तो हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं होती हैं किसी न किसी सामग्री से बना होता है। सामग्री मतलब इंग्रेडिएंट्स। तो ऐसा इंग्रेडिएंट्स अगर मिलकर के बनता है तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग सब्सटेंस कहेंगे। वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। बाद में हम लोग जब पढ़ें तो पिछले वीडियो में एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सारे भी सब्सटेंस हैं। लेकिन सब्सटेंस यानी कि पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हम जो भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे पदार्थ हैं। तो पदार्थ को भौतिक अवस्था में यानी कि फिजिकल स्टेट में अगर मान के चले तो फिजिकली हम लोग उसको तीन अवस्था में बांटते हैं। पहला सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप लोग जानते ही हैं। प्राचीन इतिहास में पदार्थ को 5 तत्व में बांटा जाता था: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। यानी कि एयर, सॉइल, फायर, वाटर एंड एम्प्टीनेस, यानी कि आकाश, स्काई। तो हम लोग को इतिहास जानने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग केमिस्ट्री में ये पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद दो और स्टेट जो फिलहाल में इन्वेंशन हुआ है वो चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड। तो सॉलिड ये होता है कि उसके अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है, एक मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं सब क्लोज्ड होते हैं। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर का गैप लगभग नगण्य होता है। पोरस हो सकता है लेकिन नगण्य हो सकता है, नगण्य भी होता है। तो यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि सॉलिड के अंदर का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि दे आर क्लोज्ड टू ईच अदर। दैट्स व्हाई दीज आर मेकिंग सॉलिड। जब इसमें क्या हम लोग कह रहे हैं, जब ये एक दूसरे से क्लोज्ड हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज्ड, वेरी क्लोज, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए वेरी क्लोज। ठीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसके साथ साथ क्या चीज, इसके साथ सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि इसके पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये टी है ओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। नहीं सर, फिक्स्ड वॉल्यूम, इन लोगों का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप। इसके साथ नेक्स्ट टाइप आ जाता है लिक्विड।
लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता जरूर है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, क्योंकि जिस बर्तन में डालेंगे, जिस यूटेंसिल में डालेंगे, उसी बर्तन का वो शेप कैरी कर लेगा। फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। नेक्स्ट है वीक force of attraction, weak force of attraction between molecules. Not more close than solid. यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो सॉलिड के जैसा और भी ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें हम लोग मान सकते हैं ये थोड़े से दूरी पे रहेंगे, इनमें गैप होगा, ठीक है, गैप भी होगा। नेक्स्ट है गैस। गैस में होगा क्या कि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच बहुत ही कमजोर होगा, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप, no force of attraction, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नो कहना भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि गैस में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो निग्लिजिबल कह दीजिए, निग्लिजिबल, निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो हम एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसका मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होता है। इसका थोड़ा सा दूरी पे और इसका बहुत ज्यादा दूरी पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको प्रॉपर्टी के तौर पर जानेंगे, जैसे कि सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, और कुछ और प्रॉपर्टी हैं, जैसे पदार्थ के कणों के बीच गैप होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम लोग इसको एक ओरली वे में समझेंगे कि अगर पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो जैसे हम लोग एक टब लेंगे, इसमें वाटर फिल्ड अप है, ठीक है, इसमें हैंड को डालेंगे, ठीक है, और इधर शिफ्ट करने की, मूव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मूव हो जाता है, इसका मतलब कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच ये गैप था। तो यहाँ से यह सिद्ध होता है कि सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच गैप होता जरूर है। दूसरा चीज कि पदार्थ के कण, यानी कि द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस
आर इन मोशन कंटिन्यूसली, यानी कि गतिशील होते हैं। तो कैसे, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? एक बीकर लेंगे, बीकर में वाटर ले लेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट को डालेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट MnO4, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होगा पिंक कलर का, पिंक कलर का ड्रॉपलेट जैसे ही डालेंगे तो ये धीरे 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 फैलते चला जाएगा, ठीक है। तो ये फैलेगा क्यों फैलेगा? इसको कोई एनर्जी मिल रहा है? नहीं। इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल मूविंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल कंटिन्यू कर रहा है अपना मोशन, तो उसके चलते पोटेशियम परमैंगनेट का जैसे ही ड्रॉपलेट जा रहा है तो उसका कलर और भी स्प्रेड करने की कोशिश करता है। हम लोग देखते भी हैं, तुरंत हम लोग कलर वाला शरबत बनाते हैं, तुरंत फैल जाता है कलर। तो उससे पता चलता है कि पदार्थ के कण यानी कि पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर मूविंग कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर हम एग्जाम्पल लें, एक रबर को लें, एक रबर है ये, ठीक है। इसको टेंशन में ला रहे हैं, यानी कि इसको खींच रहे हैं, हम लोग पुल कर रहे हैं इधर से, तो ये पुल दोनों तरफ से हो रहा है। तो इसका शेप मान लीजिए कि यहाँ तक बढ़ रहा है, ठीक है। फिर इसको छोड़ दे रहे हैं तो फिर तो इसी शेप में आ जा रहा है। इसका मतलब इसका जो मॉलिक्यूल्स था, पार्टिकल्स था, ये एक दूसरे से दूर हो गया पहले, ठीक है। लेकिन फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे इनके बीच काम किया, जिसके चलते ये क्या हुआ कि एक दूसरे को फिर से खींच पाया और क्लोज एक दूसरे को ले आया, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं कि पदार्थ का पार्टिकल्स जो भी हैं वो अट्रैक्ट करते हैं कैसे हैं। जैसे हम लोग दीवार पे अगर हम लोग फोर्स लगाएं, ये फोर्स अगर लगा रहा है F, तो ये क्या इसको पार कर जाने देता है? नहीं। इसका मतलब ये दीवार के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसको वो पार नहीं करने दे रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता है। दूसरा तरह से और हम लोग समझते हैं कि एक बीकर में हम लोग जैसे नीचे चलते चले जाते हैं, हम लोग को एक फोर्स ऊपर की ओर लगता है, जिसको हम लोग बुआंसी फोर्स बाद में पढ़ेंगे। बुआंसी फोर्स काम करता है। तो वो बुआंसी फोर्स किसका है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। वहाँ के पार्टिकल्स अपोज कर रहे हैं, अपने अंदर गैप जो रह रहा है उसके अंदर वो आने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो गैप सब्सटेंस का स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस जो होता है, क्या हम लोग बदल सकते हैं? सॉलिड से लिक्विड पर जगह जा सकते हैं, या लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, या गैस से सॉलिड में, या गैस से लिक्विड में जा सकते हैं? तो हाँ, जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम लोग का फैक्टर जो होता है, फैक्टर अफेक्टिंग द सब्सटेंस स्टेट, वी हैव टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेट, तो पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, ठीक है। पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर।
टेम्परेचर टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है सब्सटेंस के स्टेट पे, वो करता क्या है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल सॉलिड में है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है, या कोई अगर लिक्विड में है तो गैस में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है। तो होता क्या है कि उसका मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देता है और उसके बीच का गैप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देता है। तो तोड़ा तो इसके बीच का क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी इसका ज़्यादा बढ़ गया। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा इसमें ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण ये इधर उधर मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो इधर उधर मूव करने का किसका काम है? लिक्विड का और गैस का। तो सॉलिड से जस्ट नज़दीक वाला स्टेट लिक्विड होता है, तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से क्या है कि अगर लिक्विड में है तो लिक्विड को और गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा दूरी ले आएगा, तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दूरी गैस में होता है, काइनेटिक एनर्जी उसमें और ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि काइनेटिक एनर्जी का सीक्वेंस, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है गैस का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। ठीक है, उसी तरह से आपका डिफ्यूजन का भी, आपका काइनेटिक एनर्जी के चलते डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैस का, लिक्विड का, उसके बाद नहीं के बराबर सॉलिड में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है प्रेशर का इफेक्ट। तो प्रेशर का इफेक्ट हम लोग जनरली देखते हैं कि प्रेशर का इफेक्ट से हम लोग चीनी का लिक्विड से हम लोग मिश्री बनाते हैं, फिर सूखा बर्फ ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं। तो करते क्या है उसमें कि एक पिस्टन लेते हैं और एक पाइप लेते हैं, पाइप से पिस्टन लगाते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल पार्टिकल्स रहता है। तो इसको जब प्रेशराइज करते हैं, बहुत हाई प्रेशर लेते हैं, तो हाई प्रेशर के चलते इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है दूर दूर, वो नज़दीक नज़दीक आकर के एक लिक्विड नहीं, डायरेक्ट वो गैस से सॉलिड में बदल जाता है। तो याद रखिएगा, जब टेम्परेचर के चलते सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बदलता है, तो सॉलिड से लिक्विड अगर बदल रहा है तो उसका काम, उसको कहते हैं मेल्टिंग, और जिस टेम्परेचर पे बदल रहा है उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा चीज़, अगर लिक्विड से गैस बदल रहा है तो उसको कहेंगे वेपराइजेशन, क्योंकि उसमें लिक्विड से वेपर में बदल रहा है। और अगर सॉलिड से गैस डायरेक्ट बन जा रहा है और या गैस से सॉलिड डायरेक्ट बन जा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। SUBLIMATION, सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड होता है। तो CO2 को ड्राई आइस भी बोलते हैं अगर सॉलिड बन गया है तो। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए बर्फ यहाँ पर है, तो बर्फ को गर्म किए, तो ये तो अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ये फिर पिघल जाता है, लिक्विड बन जाता है, तो भी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहता है। तो हमारा जो यहाँ पे एनर्जी गया, यहाँ पे एनर्जी जो गया, वो एनर्जी कहाँ गया? तो उसके लिए होता क्या है कि जो भी हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तोड़ने में चला जाता है, ऐसा माना जाता है। दूसरा चीज, कोई कोई कहता है कि उसके यूटेंसिल को भी गर्म करने के लिए काम किया जाता है। तो ऐसा बात नहीं है, दोनों को मिला करके आप समझिए कि आपका उसमें छुपा हुआ रहता है वो उष्मा, जिसके कारण वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप को रिलीज करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो वो उस उष्मा को हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 kg ठोस को अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट पर अगर लिक्विफाइड करते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये एक तरह का मेल्टिंग पॉइंट ही है। मेल्टिंग पॉइंट होता है कि सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि
मेल्ट करने में भी कुछ एनर्जी चला जा रहा है, और मेल्ट करने के बाद वो बॉयल होगा, वो अलग जगह है। लेकिन वो जो एनर्जी छुप जा रहा है, जीरो से जीरो में ही रह जा रहा है, जीरो से जीरो में ही नहीं हो पा रहा, बढ़ नहीं रहा, तो वो एनर्जी गया कहाँ? तो उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट। वो उतना ले लेता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। दूसरा चीज है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस टेम्परेचर स्केल पे द्रव उबलने लगता है तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये बॉइलिंग लिक्विड का बहुत अच्छा गुण है, हर एक का फिक्स होता है टेम्परेचर बॉइलिंग का। एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं जहाँ पे ये हम लोग को समझ में आएगा कि कौन सा क्रिया ठोस से द्रव में बदलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में, तो क्या कहते हैं उसको। तो आप पेज नंबर 9 देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर लिक्विड में है और सॉलिड में जा रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड की ओर अगर जा रहा है तो उसको कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन। और दूसरा चीज है, अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उसको कहते हैं फ्यूजन। और अगर लिक्विड से गैस में जा रहा है तो लिक्विड से गैस, इसको कहेंगे वेपराइजेशन। और अगर गैस से सॉलिड में जा रहा है, गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो उसको कहेंगे क्या? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, CONDENSATION, कंडेंसेशन। नेक्स्ट है गैस से सॉलिड की ओर। तो गैस से सॉलिड में अगर हम लोग देखें, गैस सॉलिड और सॉलिड से गैस, तो दोनों में हम लोग सब्लिमेशन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग को ये तीनों अवस्था में सब्सटेंस का जो कन्वर्जन होता है वो समझ में आ जाता है। एक चीज न्यूमेरिकल के लिए आप लोग याद रखिएगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हम लोग का प्रेशर होता है 10⁵ पास्कल होता है। डायरेक्ट आप ये याद रखिएगा। ठीक है, 10⁵ पास्कल। अगर बात किया जाए कि वाष्पीकरण यानी कि वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन है क्या कि जो हम लोग का बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग से भी अगर कम तापमान पे, कम टेम्परेचर पे अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस फिनोमेना को कहेंगे वेपराइजेशन। इट मीन्स एट द लो temperature of boiling, when liquid is started to be converted into gas or vapor, then it is called vaporization. तो वेपराइजेशन को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एरिया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और काइनेटिक एनर्जी इन एयर। पहला हम लोग बात करते हैं एरिया। अगर हम लोग एक बीकर में पानी लें और उसको हम लोग एनर्जी देना स्टार्ट करें, हीट देना स्टार्ट करें,
और एक हम लोग छोटा पतला सा पाइप ले लेते हैं और एक बड़ा सा बीकर लेते हैं जो चौड़ा हो, तो वेपराइजेशन का रेट इसमें ज़्यादा होगा। वेपराइजेशन का रेट इसमें ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है और इसका एरिया बहुत ही इसके कंपेरेटिवली बहुत कम है, तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है वेपराइजेशन को। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अगर मान लीजिए कि इसमें टेम्परेचर हम बहुत ही कम दे रहे हैं और इसमें टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इसमें टेम्परेचर अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो इसका ज़्यादा होने लगेगा, अब टेम्परेचर इसका ज़्यादा टेम्परेचर होने लगेगा और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इसमें फिर क्या होगा, वेपराइजेशन रेट बढ़ जाएगा। तो होता क्या है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल्स के अंदर बढ़ जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेपराइजेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या काम है कि आपका ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, मान लीजिए कि ठंड के दिनों में आर्द्रता यानी कि बरसात के दिन में भी आर्द्रता कुछ कुछ ज़्यादा रहता है, तो ह्यूमिडिटी के केस में वायु का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही मेंटेन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो जिस कारण से अगर हम लोग किसी भीगी हुई चीज़ को सुखाना चाहते हैं तो जल्दी से वेपराइजेशन होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे रेट कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर फैक्टर इक्वल हो गया। अगर ह्यूमिडिटी है तो वेपराइजेशन रेट कम हो जाएगा, अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए वेपराइजेशन का रेट बढ़ जाता है। जैसे धूप के दिनों में कपड़ा जल्दी सूख जाता है, तो वहाँ के आसपास का वातावरण में कपड़ा से जो वाटर मॉलिक्यूल्स आता है ना, वो वेपर बनना स्टार्ट कर देता है तुरंत। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का काम है ह्यूमिडिटी को बढ़ाना। तो ये बात समझ में आ गई। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो वाष्पीकरण का दर यानी कि रेट ऑफ वेपराइजेशन घटेगा। अब वाइस वर्सा होता है, ह्यूमिडिटी इक्वल टू 1/वेपराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है वायु की गति में वृद्धि। अब मान लीजिए कपड़ा हम लोग पसारे हुए हैं सूखने के लिए, तो वो जल्दी कब सूखता है, जब वायु की गति में वृद्धि होता है। और वायु शांत है तो जल्दी नहीं सूखता है, लेकिन वायु जब बहता है, गति उसका मोशन ज़्यादा होता है यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, तब वो सूखता जल्दी है। तो इसका कारण है कि वायु के गति में वृद्धि होता है तो वो वेपराइजेशन रेट बढ़ता ही जरूर है। क्यों? क्योंकि वायु के हर एक मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर का ड्रॉपलेट, वाटर का वेपर उसके साथ जल्दी उड़ना चाहेगा, तो इसलिए वेपराइजेशन रेट बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि वायु के साथ साथ जो भी वेपर होते हैं वहाँ से आसपास के वातावरण में उसकी मात्रा घट जाती है, तो वो उड़ा ले जाता है, तो उसको ह्यूमिडिटी फिर से प्रदान करने के लिए फिर से वेपराइजेशन होगा। तो इस तरह से होते रहता है वो कंटिन्यूस रिएक्शन। उस फेनोमेना में कपड़ा जल्दी सूख जाता है यानी कि वेपराइजेशन रेट बढ़ा। अब वेपराइजेशन के कारण शीतलता भी लगती है। जैसे अगर हम लोग पसीने से पूरे लथपथ हैं तो हम लोग का बाहर का वातावरण थोड़ा ठंडा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी बाहर के टेम्परेचर को जल्दी से खींचना स्टार्ट नहीं करेगा, उल्टा हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जो पसीने के कारण अंदर के बॉडी का क्या होता है, रिलीज करना स्टार्ट करेगा। तो बाहर का जब हम लोग रिलीज करते हैं टेम्परेचर, तो हम लोग का बॉडी का सरफेस ठंडा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि बाहर हम लोग वो टेम्परेचर भेज रहे हैं, तो पसीने के कारण वो ठंडा लगता है। एसीटोन को भी आप अगर छूते हैं किसी भी हथेली से तो वो ठंडा होता है। तो होता क्या है कि वो आपके बॉडी से टेम्परेचर गेन करने लगता है, एनर्जी गेन करने लगता है, जिसके कारण वो वेपराइज होता है, तो उसे ठंडा लगता है। इसी तरह से क्या होगा कि अगर आप गर्मी के दिनों में, धूप वाले दिनों में अगर आप खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो जब जल छिड़कते हैं तो उसका वेपर जो निकलता है वो टेम्परेचर को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक क्वेश्चन आता है, गर्मियों में हम लोग कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं? पसीना जब सूखता है कॉटन कपड़ा तो उसका टेम्परेचर उसी के जैसा हो जाता है। ठीक है।
अब होता क्या है कि बॉडी से जो कॉटन है वो टेम्परेचर लेना स्टार्ट करता है, तो हम लोग को कॉटन का कपड़ा ठंडा लगता है, तो इसलिए बॉडी को ठंड रखने के लिए हम लोग सूती कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि बर्फीले जल से पूरे जो फिल ग्लास है उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे बूंदे क्यों नजर आते हैं? तो जाहिर सी बात है भैया कि आपके एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, ठीक है। और जब आपका ग्लास ठंडा है तो ठंडा होता क्या है कि बाहर वाला मॉलिक्यूल्स गर्म है, अंदर वाला ठंडा है, तो बाहर वाला से एनर्जी लेना स्टार्ट करेगा अंदर वाला, ठीक है। अब एनर्जी जब लेगा तो उसके साथ साथ वो वेपर बन के भी उसके सरफेस पे आते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी बाहर वाला भी मॉलिक्यूल्स ठंडा होना चाहेगा, तो वो वाटर वेपर ग्लास के सरफेस पे जमा होने लगता है, जो कि हम लोग को पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है जब वो बूंद लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका रहता है। तो इस कारण से बाहर के बूंद जमा हो रहता है वाटर का, ठीक है। दो चीज और डिस्कस करना है, जो कि एक हो प्लाज्मा स्टेट और दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ये दो चीज है, दो चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों? प्लाज्मा यानी कि जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, गर्म किए तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर गर्म किए तो गैस में, और गैस के बाद अगर गर्म किए तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा ही। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हम लोग से। क्यों? क्योंकि हम लोग का ये जो लैब है उतना शक्तिशाली नहीं है कि हम लोग ये कर पाएंगे, क्योंकि उतना टेम्परेचर पॉसिबल भी नहीं है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आग या सूर्य का आउटर मोस्ट लेवल पर जितने भी चीज हैं, जितने भी हीलियम जल रहे हैं, तो वो प्लाज्मा स्टेट में है। वो इतने गर्म है कि पॉसिबल ही नहीं है सॉलिड लिक्विड गैस की अवस्था को प्राप्त करने में, वो प्लाज्मा स्टेट में है। लेकिन जब किसी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो प्लाज्मा बनेगा, लेकिन जब किसी को ज़्यादा ठंड करेंगे तो एक स्टेट, यानी कि पहले गैस को ठंड करेंगे तो लिक्विड को ठंड करेंगे तो सॉलिड को और ठंड कर दिए तो फिर से एक स्टेट मिलता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। यानी कि ये इतना ठंडा होता है कि इसके बीच का जो मोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इतना स्ट्रॉन्ग करके वो दो तीन मोलिक्यूल को, बहुत सारे मोलिक्यूल्स को मिला करके एक मोलिक्यूल के जैसा बिहेवियर बना देता है उसका, जिस कारण से वो मैटर अपना अस्तित्व खो करके दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, बिकॉज ऑफ दिस स्टेट इज was found by Bose and Einstein. They are both scientists. One of them from India and one of, we know, Albert Einstein. तो ये चीज समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस याद करके चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है प्लाज्मा स्टेट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये समझ में आना चाहिए कि है क्या, जितना भी सूर्य है, जितना भी तारा है, सब में प्लाज्मा स्टेट है। दैट्स व्हाई दीज आर गिविंग एनर्जी, हीट टू अस। समझ में आया? तो आप लोग पेज नंबर 11 का बॉक्स वाला एनालिसिस कर लीजिएगा। वैसे तो हम इस पे वीडियो बनाएंगे ही, लेकिन आप लोग अपने से थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ओके, सो गुड लक।